नमस्कार साथियों, कलाम क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो सेकंड ग्रेड का अपना दूसरा जो पेपर हुआ उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट थी। तो देखिए, कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर हम यहाँ पर करने वाले हैं और बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आता है कि आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं हम कि उसके ये शील गुण उसके अंदर है जिससे हम उसको पहचान सकें। तो ऐसे जो शील गुण होंगे वो कौन से होंगे? केंद्रीय शील गुण। ऐसे शील गुण क्या कहलाएंगे? केंद्रीय। दूसरा क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, यानी कि पढ़ाना चाहता है और पढ़ाने से पहले वो मानसिक रूप से तैयार करना चाहता है। तो वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? यानी कि पढ़ाने से पहले उनके अंदर जिज्ञासा जगाएगा, तत्परता जगाएगा उनमें, तत्पर। तो ये कौन सा नियम होगा? तत्परता का नियम। निर्मितवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार से करते हैं? यानी कि सीखी गई सोपान के अंदर जो सीखी गई अवधारणा है उनको अपनी संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार से करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी इस सोच का विस्तार कर रहे हैं। पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम। तो देखिए, अगर हम पुनर्बन देंगे तो वो क्या होगा? शक्ति को, यानी कि कार्य करने की जो गति है उसको और बढ़ाएगा, जबकि दंड जो होगा वो उसको कम करेगा, शक्ति को बढ़ाएगा नहीं। ऐसा साहचर्य स्थानांतरण का नियम रहेगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है। कि जो बुद्धि परीक्षण उनमें तो रोहन के अंक कम आ रहे, लेकिन वास्तविक जीवन में जो समस्या है उनको तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है, यानी कि संसारिक जीवन से अगर वो तालमेल बिठा रहा है तो वो क्या है? व्यवहारिक है। क्या है वो? व्यवहारिक। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? प्रक्षेपी विधियां नहीं है। शब्द साहचर्य प्रक्षेपी है, वाक्य पूर्ति क्या है? प्रक्षेपी विधियां है, जबकि समाज मिति जो ये प्रक्षेपी नहीं है। व्यक्ति अध्ययन ये भी प्रक्षेपी नहीं, यानी कि इसका सी और डी आंसर होने वाला है। 7वां क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तो ये जानबूझकर दबाना क्या कहलाएगा? दमन। जानबूझकर दबाना क्या कहलाता है? दमन। जबकि अपने आप चली जाती है तो वो होता है शमन। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों और उनके तत्वों का मिलान नहीं? संक्रिया मूल्यांकन ये एकदम सही है। विषय वस्तु संज्ञान सही नहीं है। उत्पाद समृद्धि सही नहीं है। बी और सी सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो इसका सही आंसर है कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से ये कार्य, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम में होता है। विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान करना, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए कार्य रहते हैं। जबकि कॉमन कक्षा का कक्ष उपलब्ध कराना ये कोई उनके लिए अलग से विशेष कार्य नहीं है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा हमारा। सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी कि मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है? अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध देखता है। ऐसा प्रदीपन। इसका सही आंसर है प्रदीपन। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने के स्वीकारात्मक इच्छा को कहेंगे। तो ऐसा कार्य क्या कहलाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति
पुनः प्राप्ति होती है। तो ऐसा किस में होगा? प्रोत्साहन से। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं को कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? देखिए इसके अंदर मंद बदले है तो सरल शब्दों को निर्देशित करेंगे, सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मौखिक रूप से अमूर्त विचारों, ये प्रस्तुति नहीं होगी इसमें, उन मौखिक रूप से ये नहीं होगी। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन, यानी कि 3 नंबर नहीं होगा, 1, 2 और 4 सही रहेगा इसमें, यानी कि ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवर्तियां जन्मजात होती है, अभिवर्तियां जन्मजात नहीं होती है, अभिवर्तियां हमेशा अर्जित होती है। कल वाले जो सुबह पेपर हमने पढ़ा था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, अभिवर्ती जन्मजात होती है या अभिवर्ती अर्जित। वहां पर अर्जित किया था हमने कि अभिवर्ती अर्जित होती है। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक, अभिवर्ती में क्रियात्मक और व्यवहारात्मक होते हैं, ये भी बात गलत है। अभिवर्ती व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, हाँ ये बात सही है। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, जरूरी नहीं है अभिवर्ती नकारात्मक भी हो सकती है, ये भी गलत है। ए, बी और डी गलत है इसमें, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो वह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो ये किस प्रकार की होगी? प्रकट अभिरुचि होगी इस प्रकार। ये साइको हो गई। अब आते हैं हम राजस्थान के अंदर। राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़, देखिए मरुस्थलीय पूरा क्षेत्र छोड़ दीजिए, मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल को छोड़ दीजिए, यहाँ पर पतझड़ वन नहीं आते हैं। उसके बाद देखते अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली के अंदर मिश्रित पतझड़ वन है, तो इसका अरावली वाला क्षेत्र है। दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर शुष्क सागवान आ जाएगा, और इधर भरतपुर धौलपुर इधर धोकड़ा के वन है, इसमें सही रहेगा उदयपुर कोटा है, बूंदी चित्तौड़गढ़, तो ये बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में? ओसियां जोधपुर में है, भालेरी चूरू में है, देशनोक बीकानेर यानी कि करनी माता, दातार रामगढ़ सीकर में नहीं है। ए, बी और सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो देखिए 1 जुलाई से पूर्व राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है कब? 15 जून को या मध्य जून को, और प्रवेश करता है बांसवाड़ा से, इसलिए बांसवाड़ा को कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार। बांसवाड़ा को कहते हैं मानसून का प्रवेश द्वार। और दक्षिण से प्रवेश करता है तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर आएगा, अगर हम गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर बात करें तो यहां तक लगभग मध्य जुलाई तक पहुंचता है मानसून, इसलिए इसका सही क्या होगा? 1 जुलाई से पहले पहले ये पाली तक पहुंच जाएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर ये 5 से 10 जुलाई के मध्य मध्य पहुंचता है यहां पर। 19वां देखिए, एक नदी के बारे में ये तथ्य दिए गए कि ऐसी नदी कौन सी होगी जिसका उद्गम कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होता है, जिसकी हथमती मेसवा और वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी की राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर लंबी है और बाकी सारी गुजरात में बहती है। तो ऐसी नदी कौन सी है? साबरमती। साबरमती का उद्गम कोटड़ा उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। हथीमती, मेसवा, वेतरक, वाक्कल ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सही वाक्कल और सही 2 और इसकी प्रमुख आती है, हथमती, मेसवा, वेतरक, वाक्कल और सही भी इसकी सहायक नदियां हैं। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, टोटल लंबाई 432 किलोमीटर आती है। राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो इसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण किसी और राज्य के लिए, और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नगर साबरमती, गुजरात का साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी, गांधीनगर इसी नदी के किनारे है। 20 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो देखिए सबसे कम वृद्धि दर हुई थी गंगानगर, दूसरा स्थान था पाली का,
तो गंगानगर के साथ पाली नहीं दिया हुआ, तीसरे स्थान पर था झुंझुनू। तो हम ये आंसर सही मानेंगे। इसमें सबसे 10 लगभग 10% की थी, 11 की पाली में थी, लगभग 11.5 झुंझुनू में। तो गंगानगर और झुंझुनू इसका सही रहेगा। पाली अगर ये भी सही हो सकता है लेकिन नहीं, क्योंकि पाली इसमें पहले दे रखा है, तो पहले गंगानगर आएगा, बाद में क्या आएगा, झुंझुनू आएगा। हालांकि इनके बीच का पाली है, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा गंगानगर और झुंझुनू। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। गेहूं, देखिए गेहूं गंगानगर में होता है, बाजरा अलवर में, चावल बूंदी में, मक्का भीलवाड़ा में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो कौन सा है, 3 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। 19वीं पशु गणना 2012 से 20वीं पशु गणना 2000 राजस्थान में कुल संख्या में परिवर्तन हुआ। तो राजस्थान में पशुओं की संख्या कम हो गई थी, 1.66% की क्या होती है, कमी। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या जो है वो है 568.01, और जबकि 2012 में थी 578, 1.66% की कमी। और यही 166 राजस्थान में पशु घनत्व भी इतना ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। तो ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है 1003 के लगभग, यानी कि 1000 से ऊपर ग्रामीण लिंगानुपात केवल यही है, एक ही जिला। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए। तो ये सम्राट अशोक के भाबरू शिलालेख, और ये कहां से मिले थे हमें, बेराट की पहाड़ी, बिज्जक की डूंगरी, बेराट से मिले थे। मंडोर के प्रत्याहार वंश के किस शासक से वंशावली का प्रारंभ होता है। देखिए मंडोर में प्रत्याहार वंश का संस्थापक अगर पूछे तो कौन है, हरिश्चंद्र है। प्रत्याहार वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, हरिश्चंद्र। लेकिन वंशावली जो हर्ष अभिलेख है उसमें वंशावली की जो चर्चा होती है बाद में, मंडोरों के ये ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर भी वंशावली की जहां पर चर्चा होती है, वहां पर वंशावली का पहला शासक कौन सा है, रज्जिल। हरिश्चंद्र का तीसरा वंशज जो है वो रज्जिल से इनकी वंशावली प्रारंभ होती है। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से, बिसल देव, पिछले पेपर में हम चर्चा की थी, बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। इसकी रचनाएं और अपनी तकड़ी सी बात की थी कि विग्रहराज की प्रसिद्ध 2 रचनाएं, इसके दरबारी कवि जो थे उनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध थी। मैंने चर्चा भी की थी कि बिसल देव रासो जो नरपति नाल्हे ने लिखी थी, नरपति नाल्हे ने लिखी थी, जिसके अंदर इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कथा का वर्णन था। जबकि ललित विग्रहराज जो लिखी गई थी, ललित विग्रहराज जिसके अंदर राजा भोज की पुत्री राजमती का और विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कथा का वर्णन किया गया था। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव था, जिसने कथा सरित सागर की रचना भी की थी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल। सुमेलित नहीं है, लालगढ़ किला जैसलमेर में नहीं है। लालगढ़ किला कहां पर है, लालगढ़ या तो बीकानेर आएगा या फिर सवाई माधोपुर। लालगढ़ किला बीकानेर में है वैसे तो। गागरोन झालावाड़, कपिल सरोवर कोलायत में है। दौलतबाग अजमेर, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। 29 पर आते हैं, सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है। देखिए हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड कंपनी ये उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में। बाकी बिरला, जेके व्हाइट सीमेंट के, ये आदित्य सीमेंट, ये सारी हमने की भी थी अच्छे से। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया है। आहड़ के अंदर लाल काले मृद भांडे मिले थे। देखिए तांबे के मृद भांड कहीं नहीं मिले हमें, चांदी के मृद भांड कहीं नहीं मिले हैं, और अकेले सीधे काले मृद भांड भी, अगर इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो तो ऐसे मृद भांड ही नहीं मिले हमें। किस प्रकार के मृद भांड मिले ही नहीं है, मिले कैसे, काले लाल मृद भांड बोल सकते हैं, या फिर हम लाल काले बोल सकते हैं। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड है, गेरू वर्णीय मृद भांड है, ऐसे मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही काले लाल मृद भांड हो जाएगा। 31 खातौलिक युद्ध में राणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था। खातौली से खाता खोला था, खातौली से खाता खोला था महाराणा सांगा ने 1517 के अंदर बाबर को पराजित, नहीं, खातौलिक युद्ध में किया था इब्राहिम लोदी को। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। खातौली के युद्ध में खाता खोला था। खातौली में
1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, तो 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है, जिसमें भी इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया था। इसने राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया था। राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन, देखिए प्रथम अधिवेशन हुआ था 1818 में दिल्ली में। प्रथम कहां पर हुआ था? दिल्ली। और दूसरा होता है अमृतसर, तीसरा फिर अजमेर में होगा और चौथा नागपुर के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजा मंडल की स्थापना। किशनगढ़, किशन के मुंह पर कांति थी, कांति लाल चौथानी या कांति चंद्र चौथानी। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो यह रचना थी खजाइन उल फतूह है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? जालोर को जबालीपुर। ये जलालाबाद तो कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन प्राचीन काल में जो बात हो रही है वो है जाबलीपुर, जाबिलपुर। जयगढ़ तो और खिजराबाद किसको कहा गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। जयगढ़ जयपुर के अंदर है। जलालाबाद कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1857 की क्रांति विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? देखिए होम्स कौन था? चारों पर चर्चा करते हैं। ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पराजित करने वाला जो ब्रिगेडियर जो था वो कौन था? होम्स था। जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस जो थे वो इस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, जबकि कर्नल अबोर्ड ये नीमच के सैनिक अधिकारी थे और मेजर बर्टन कोटा के थे। मेजर बर्टन किसके थे? कोटा के। चिल्हे का टीला, टोला नहीं है, चिल्हे का टीला किसको कहा गया? अभी हमने चर्चा की थी जयगढ़ दुर्ग जो कहां पर है? जयपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? अली राजा अहमद हमीद सारे हैं, साहिब राम नहीं है। साहिब राम का संबंध जयपुर से है, जबकि साहिब चंद मेवाड़ से होगा। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण है। मूंदड़ी कहां पर होती है? मूंदड़ी हाथ की होती है। मूंदड़ी आपने देखा होगा, आजकल तो नहीं, पुराने जमाने के अंदर जैसे अभी तो सीधी अंगूठी है, पहले ऐसे सीधे अंगूठी लोहे की छड़ी सी पतली पतली ऐसे तार सी होती थी, जिसको क्या बोला जाता था? मूंदड़ी बोला जाता था। अगर आप अपने दादा के हाथ में देखोगे तो दादा के हाथ में आपको ये मूंदड़ी देखने को मिल जाएगी। सुरलिया कान का है। सुरलिया कान का आभूषण है। सुरलिया आभूषण किसका है? कान का। मटरमाला पता ही है हमें, मटरमाला गले का है। मटरमाला गले का है। संक्रिया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलियों का नृत्य है संक्रिया। नेमिनाथ बारहमासा का लेखक पलहन है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ये आंसर देखिए भी अभी तक मिला नहीं है। हम इसका एक रफली सा बिल्कुल श्योर नहीं कह रहा, लेकिन प्रेमनाथ माथुर को हम मान सकते हैं। युगल किशोर चतुर्वेदी इसके अंदर थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। शोभाराम कुमावत ने चार व्यक्तियों का मंत्रिमंडल गठित किया था, जिसमें युगल किशोर चतुर्वेदी एक का नाम मिल रहा है हमें, बाकी नाम मिल नहीं रहे हैं। या तो ये क्वेश्चन है की जगह होना चाहिए, बाकी नाम मिले नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग हम एक बार ये मानकर चलिए छोड़ रहे हैं। कुंदन हत्याकांड शेखावटी के अंदर हुआ था। शेखावटी यानी कि सीकर आंदोलन से संबंधित है। नागनेची माता का मंदिर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, लेकिन नागनेची माता का मंदिर नगाना बाड़मेर में है। ध्यान रखना इस बात का। फिर बात करते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? देखिए उषा शर्मा जो है ये दूसरी है। उषा शर्मा कौन सी है? दूसरी। इससे पूर्व की पूछी गई तो इससे पूर्व केवल एक महिला सचिव रही थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। चारण चर्चाओं से क्या अभिप्राय? चारण चर्चाएं करनी माता की स्तुतियों में गाए जाने वाले भजन हैं। लोकगीत नहीं है, ये भजन है करनी माता की। करनी माता चारणों की कुल देवी है। यहाँ पर चारणों द्वारा जो इनकी स्तुति में जो भजन गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चारण चर्चाएं कहलाते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? देखिए राजस्थान का राज्यपाल राज्य के मंत्रियों को दिलाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिलाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है।
क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष की नहीं एक सदस्य के रूप में, जबकि सदस्यों को शपथ दिलाता है तो विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नहीं एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो 213 में देखिए अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, जबकि एक आगे कर दें 123 के अंदर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 213 के अंदर राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और इनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 माह तक वैलिड माना जाता है। उसके बाद ये सदन के अंदर रखा जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो पुलिस अधीक्षक के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसकी जांच सख्ती से करता है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वतःशासी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। ये केवल किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये बात सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, हाँ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है। केवल किसी न्यायाधीश को ही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यहाँ पर इसका अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश वो रहा हुआ हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि सही है, इसमें सही है। तो ऊपर वाली सारी बातें गलत है, ये बात एकदम सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष तक अवधि तक या फिर 62 वर्ष जो भी पहले हो आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण रखेगा तब तक। 52 नंबर, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था 1985 में। डेल्फिन खेलों के संबंध में, तो डेल्फिन खेल देखिए 18 से 35 वर्ष की आयु के लिए राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। ये 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है, तो इसमें केवल पहली बात ही सही है। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो देखिए 11वीं अनुसूची में है, 243 में है, अनुच्छेद 40 है, 41 11वीं अनुसूची से, यानी कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष हमेशा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष रहता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। 2 नंबर, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। देखिए प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? जो नई विधानसभा में सबसे उम्रदराज जो भी एमएलए होगा वो वहां का प्रोटेम स्पीकर बनेगा और राज्यपाल इसको एक सदस्य के रूप में शपथ दिलाएगा और यही प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? तो देखिए इसमें वास्तव में तो 18 से 45 दिया हुआ है, लेकिन अब देखिए 18 से 45 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे इसका? 15 से 45 वर्ष। उड़ान योजना हमने पहले भी पढ़ी थी, महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड देने की योजनाएं है, जो पिछले भी पेपर में पूछा गया था। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने का एक उद्देश्य, सही बात है। पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई है। 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2000 तक प्रभावी रहेगी, ये बात इसकी सही नहीं है, ये आगे लंबे समय तक चलेगी। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान में कौन सा? तो फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान वाले सबसे फिट रहते हैं, पहले स्थान पर आए थे। कौन से स्थान पर आए थे? पहले स्थान पर सबसे ज्यादा फिट रहते हैं राजस्थान वाले। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के तुलना में से गलत विकल्प चुनिए। देखिए 2001 और 11 की तुलना करनी है हमें, तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। देखिए वृद्धि दर 2001 की जो वृद्धि दर थी वो लगभग 27-28 थी, 28 के लगभग थी, और 2011 की जनगणना 21 पॉइंट कुछ थे, यानी कि लगभग 7 पॉइंटों की कमी दर्ज की गई थी।
लिंगानुपात में वृद्धि हुई। 2001 में लिंगानुपात था 921 और यहाँ पर 11 में हो गया था 28। बाल लिंगानुपात घटा है। हाँ, बाल लिंगानुपात 2001 में जो था बाल लिंगानुपात जो था वो था हमारा 919 और 2011 में बाल लिंगानुपात हमारा 888। तो इसमें भी कमी आई है। ये तीनों बातें एकदम क्या है, सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये नहीं है। 2001 में हमारा जनसंख्या घनत्व क्या था, 165 था, जबकि वर्तमान में 11 में 200 व्यक्ति है। 61 नंबर, राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में अवनी लखेरा को बनाया गया है। अवनी लेखरा या अवनी लखेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवनी लखेरा पर क्वेश्चन 3rd ग्रेड में भी आने वाला है, अच्छे से याद रखना। अवनी लखेरा कौन से खेल, कौन कौन से इसने मेडल जीते हैं, कौन कौन से, इसके ऊपर हम चर्चा अलग से खिलाड़ियों वाले वीडियो के अंदर हम करेंगे। राजस्थान वासमन, देखिए राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम, सुबह हमने देखा था डिजिटल म्यूजियम के उद्घाटन जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना, उन्होंने उद्घाटन किया था और यहाँ पर इसका नाम पूछा गया है। इसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम इंपॉर्टेंट था, आगे भी आने की संभावना रहेगी। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, तो विश्व की लगभग 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए राष्ट्रीय जमहूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में, ये अजमेर में नहीं की गई थी, ये जयपुर में की गई थी। राष्ट्रीय जमहूरी राजस्थान में 1956 में हुई थी, ये बात सही है, लेकिन ये अजमेर में नहीं, कहाँ पर हुई थी, जयपुर में। 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है। यहाँ अभी आयोजित जनवरी के अंदर अभी आयोजित की गई थी ये। 18वीं का शांति के साथ प्रगति, सही था। राजस्थान को 67 वर्ष बाद, ये रीट वाले अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीट के लिए, इसको पूरा पढ़ना है। जमहूरी कहाँ पर है, पाली में हो रही है, कब हुई थी, तारीख अभी जनवरी में हुई थी। 65 में देखिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो 2022 जो दिया गया वो आशीष पुरोहित को दिया गया है और दुलाराम सहारण इस साहित्य अकादमी के क्या है, हमारे अध्यक्ष है वर्तमान में। हाल ही में 66 में हाल ही में कौन सा बोर्ड गठित नहीं, बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो देखिए राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, ये तो पहले से गठित है, तो इसको सरकार ने इसका नहीं किया था प्रस्ताव, बाकी तीनों किए गए हैं, चाहे वो चरमशिला विकास हो, राज्य रजक कल्याण हो, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड हो। 67 नंबर देखिए राजस्थान में जनसंख्या प्रवेशन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग पर आधारित नीति अपनाई थी, तो ये नीति अपनाई थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। पूर्वांचल यानी कि ये सिक्किम, ये अरुणाचल, असम, अरुणाचल वाला की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। देखिए इनमें पिटकोई अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊपर बी ऑप्शन, बेरिल असम के अंदर, बेरिल असम के अंदर है, नागालैंड में, मिजोरम में सबसे ऊपर है ये और सबसे नीचे है ये। बी और डी दो अगर आपको पता है सबसे ऊपर नीचे, तो ये हमारा आंसर सही हो रहा है। दूसरे पर सबसे ऊपर पिटकोई, फिर नागा, फिर बेरिल और फिर मिजो। फिर देखिए ये भी द्वीपों वाला क्वेश्चन देखिए आ ही रहा है, पीछे कई बार आ चुका है। जहां पर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा होती है वहां द्वीपों वाला क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा शॉर्ट किया हमने, देखिए कौन से द्वीप, कनारी द्वीप कहां पर है, अंध महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप कई बार पूछा जा चुका है, कौन से महासागर में है, हिंद महासागर में है। न्यू साइबेरियन द्वीप कहां पर होगा, आर्कटिक में, साइबेरियन है। गैलापेगोस द्वीप कहां पर होगा, प्रशांत महासागर में। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 4, तो ये इसका सही रहेगा। आगे फिर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन नहीं है, भूमंडलीय पवन नहीं है। देखिए भूमंडलीय पवनें कौन सी होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। भूमंडलीय पवनें होती है स्थायी पवनें, जो स्थायी पवनें होती है उनको बोला जाता है भूमंडलीय पवनें। और पवनें वैसे 3 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी सामयिक पवनें, स्थायी पवनें जो वर्ष भर एक दिशा में चलती है। एक होती है सामयिक पवनें जो 6 महीने एक दिशा में, 6 महीने एक दिशा में, और एक होती है स्थानीय पवनें।
तो प्राथमिक परिसंचरण में आती है स्थायी पवनें, और जो 3 प्रकार की होती है 5 से 30 डिग्री के बीच चलती है व्यापारिक पवनें, फिर 35 से 60 डिग्री के बीच चलती है पछुआ पवनें, और 65 से 80 के बीच चलती है ध्रुवीय पवनें। तो व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय तीनों ही भूमंडलीय पवनें हैं। मानसूनी पवनें जो ये किसमें आती है? सामयिक पवनों में। 71 कौन से वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास का लक्ष्य लिखा गया? तो ये टिकाऊ विकास को अपनाया था 2015 में। टिकाऊ विकास को कब अपनाया था? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? पश्चिमी भारत का, देखिए पश्चिमी भारत मुंबई हाई है, अलियाबेट है, अंकलेश्वर है, बसीन जो है ये पश्चिमी भारत का नहीं है। खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन? देखिए खाद्य तेल के उत्पादन के संदर्भ में ये जो 2 कथन दिए हुए, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करता है, एकदम सही है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल या पाम का शुभारंभ किया गया। दोनों ही बातें क्या है? एकदम सही है। फिर उत्तरी पूर्वी जो मानसून हमारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर लौटता हुआ मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून हमने बहुत बार पढ़ा है, केवल और केवल कहां पर? कोरोमंडल तट पर बरसात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की है। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है कहां पर? सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में। डेल्टाई वन यानी कि मैंग्रोव, डेल्टा यानी कि कौन से वनों की प्रजाति? ये मैंग्रोव वनों की। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में कथन भारतीय दवा के बारे में सही है? तो पहला कथन एकदम सही है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग, फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे पर। और दूसरा, भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। ऐसा नहीं है, जेनेरिक दवाओं में भारत पहले नंबर पर रहता है। 78 में देखिए, चंडीगढ़ में GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया गया, जबकि सिक्किम भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2000 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदानकर्ता है। दोनों बातें सही है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2020-21 के अंदर 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI एक्टिविटी अंतर्वाह आकर्षित किया, तो इसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? संवैधानिक विकास का ये क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा साथियों, तो इसका कोई आंसर नहीं, इसका लगभग हम डी ऑप्शन मानेंगे। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित विधानसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो देखिए विभाजन से पहले जो थे वो पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल के थे, लेकिन विभाजन के बाद इनको चुना गया था कहां से? बंबई से। विभाजन के बाद इनको चुना गया था बंबई से। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा? तो व्यापार साझेदार जो रहा था वो कौन रहा था? USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? कौन सी व्यवस्था जो थी 1935 के अधिनियम में समाप्त की गई? तो देखिए 1935 में प्रांतों में जो द्वैध शासन, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको क्या किया गया? यहाँ पर समाप्त किया गया। प्रांतों के द्वैध शासन को यहाँ पर समाप्त किया गया था, प्रांतीय स्वायत्ता को यहाँ पर लागू किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया और भारत सचिव का पद यहाँ पर आगे चलाया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पर समाप्त किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन, देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर वापस रिपीट कर दिया है, उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रयास किया गया था 1919 के अधिनियम में। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे HC मुखर्जी।
H.C. मुखर्जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। दादा साहब अम्बेडकर, B.R. भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे और इसमें 6 सदस्य थे, जिसमें से 3 N.G. आयगर, S.M. सादुल्ला और K. मुंशी इसके सदस्य थे। H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष थे H.G. मुखर्जी जो थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) जो राज्यों को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जन्म स्थान है, धर्म है, नस्ल और भाषा में से देखिए नस्ल बता रहे हैं ज्यादातर, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाषा इसके अंदर शामिल नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कूट का मिलान करना है। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंध में है तो ये 51 ए का 7वां हिस्सा जो है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो है ये 51 ए यानी कि 9वीं थी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये 51 ए के 8वें में था। देश की रक्षा करना 51 ए के 4थे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों के बारे में है। बहुजन समाज पार्टी, इनका युग्म गलत है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1985 में नहीं हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस 1999 में बना था। नेशनल पीपल्स 2013 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है। निजी संपत्ति का जो अधिकार है, निजी संपत्ति का विरोध आर्थिक न्याय के अंदर शामिल नहीं होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन अभी लागू किया गया था। समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार है। धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए के हित के लिए केंद्र ना हो। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो 201 अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित जो विधेयक रखे गए उन पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री ने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया था? चंद्रशेखर के समय थे, जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, लेकिन राजीव गांधी के समय कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं था। इसका सही आंसर है साथियों 2 नंबर ऑप्शन। 92 नंबर में देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक ब्राजील में। फिर ये मनोविज्ञान का क्वेश्चन आता है, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर एक शब्द से ही हमें पता चल जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करेगा। विद्यार्थी की कमजोरियों और असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मिलान करना है, कहां पर था? पश्चिम बंगाल में। बीजू जनता दल कहां पर है? नवीन पटनायक का। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कभी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता में। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी पश्चिम बंगाल में है। बीजू जनता दल नवीन पटनायक का ओडिशा में। इंडियन नेशनल लोक दल ये हरियाणा का है, इन्हें लोग बोलते हैं जिसको, और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर जो है वो 4 नंबर इसका। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशियाई एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? तो प्रथम एशियाई संबंध जो एकजुटता के लिए किया था वो 1947 में। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना जा चुका है? देखिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, और उन 10 अस्थायी सदस्यों में भारत अब तक 8 बार चुना जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे भी पूछा जाएगा। फिर आ जाते हैं मनोविज्ञान में, जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास का निर्धारित अवस्था नहीं है। देखिए इसमें संवेदी गामक थी, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, औपचारिक थी, अनौपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था वहां पर नहीं थी। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने के लिए
देखिए इसके सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि विज्ञान के ये नियमों में इसका आंसर ये सही और भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि ये नहीं है परिवर्तन संभव है, सिद्धांत और नियमों में कभी परिवर्तन संभव नहीं होता है, ध्यान रखना। 99 में केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है विकासात्मक दिशा का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोक्सी मोडिस्ट, यानी कि निकट से दूर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो देखिए वंशानुक्रम करेगा, पोषण करेगा, विद्यालय में खेल की गतिविधियां, अंतःस्रावी, यानी कि सारे के सारे ही यहाँ पर विकास को, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये साथियों होती है अपने 29 तारीख जो 29 जनवरी 2023 को सेकंड ग्रेड की श्याम वाली शिफ्ट का जो पेपर था उसकी आंसर की यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि अपने मेरिट के ऊपर हम जल्दी से ये बता सकें कि इसके अंदर सेकंड ग्रेड में क्या मेरिट रहने की संभावना रहती है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई यानी कि थर्ड ग्रेड के लिए अपने क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन सीरीज के साथ वापस हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।